गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज मैं एक टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। कुछ समय बाद मिला था समय, तो इसके अंतर्गत हम कंटेम्प्रोरी वेस्टर्न फिलोसफी का पूरा का पूरा एक एमसीक्यू, कम से कम 250 250 एमसीक्यू को सॉल्व करूँगा, जिसके अंतर्गत यह जो सी यू टी पीजी दे रहे हैं उनके लिए काम करेगा। यूजीसी यूजीसी नेट जेआरएफ जो दे रहे हैं उनके लिए काम करेगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है वो उसमें का काम करेगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये जरूर एमसीक्यू को जब भी सॉल्व करें ना, तो एक चीज़ हमेशा रखिए कि एक क्वेश्चन एमसीक्यू का एक ऑप्शन नहीं सॉल्व किया जाता है, इसके चारों ऑप्शन को सॉल्व किया जाता है, और चारों को चार तरीके से जो कि पढ़ने का प्रयास किया जाता है। अब एक बात, ये जरूरी नहीं है कि दिन में आप कितने 100 क्वेश्चन करते हैं, 200 करते हैं, 500 करते हैं, ये जरूरी नहीं है। 50 क्वेश्चन को 500 तरीके से करते हैं, ये जरूरी है। ये जिस दिन बन गया ना, आपको कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। यह सबसे बेस्ट तरीका होता है एमसीक्यू को सॉल्व करने का। एक बार आप ये तरीका स्ट्रेटेजी अपना के देखिए। 10 दिन 11वें दिन से आपके लाइफ में चेंजिंग नहीं हुआ, तो जो कहेंगे वो मैं हार जाऊंगा। ये कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी का इथिक्स और वो सारी चीज़ें होगी। मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा हार्दिक इच्छा है कि एक बार आपको पूरा कंटेम्प्रोरी वेस्टर्न थेल्स से लेकर नित्से तक की फिलॉसफी, नित्से तक की फिलॉसफी को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाऊं और बता सकूं कि किस तरीके की क्या चीज़ें हैं। क्योंकि जब आपको ओवरव्यू रहेगा तो आराम से आप काम कर लेंगे। देखो, पहला कि वेस्टर्न फिलॉसफी को कितने भागों में बांटा जाता है, ध्यान से ये पढ़िएगा। पहले वेस्टर्न फिलोसफी को बेसिकली 4 भागों में बांटा जाता है। पहला एंशियंट ग्रीक फिलोसफी, शॉर्ट में लिखूंगा, आप फुल में लिख लीजिएगा। एंशियंट ग्रीक फिलोसफी। दूसरा आता है मिडवल फिलोसफी। और तीसरा आता है मॉडर्न फिलोसफी। और चौथा जो आता है कंटेम्प्रोरी वेस्टर्न फिलोसफी। ठीक है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफी को 3 भागों में बांटा जाता है। थोड़ा सा इसको और बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इसका एक ही आयाम है। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेंगे। इसको बोलते हैं प्री सोक्रेटिक एरा। इसको बोलते हैं, यहाँ पे इसको कर लेते हैं सोक्रेटिक एरा, सुकरा। ये सुकरात पूर्व युग, ये क्या है कि, और इसको कहते हैं सुकरात युग। और तीसरा को कहते हैं सुकरोत्तर युग, मतलब सुकरात के बाद का युग, सुकरोत्तर युग, आफ्टर सोक्रेटिस एरा। ठीक है। इसको देखिए, इसके अंतर्गत कम से कम 9 स्कूल हैं, 9 स्कूल हैं। ठीक है। जैसे इंडियन फिलोसफी में 9 स्कूल हैं, मतलब चारवाक जैन, उसी तरीके से इनकी क्या थी कि स्टार्टिंग के जो भी विद्वान थे, फिलोसफर थे, जैसे थेल्स, तो जो 5 तत्व है ना, 5 तत्व, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीर, तो इसी में से एक एक लेकर अपनी फिलोसफी को जस्टिफाई किए। जैसे डिटेल अभी अभी आपको एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगा। पहले थेल्स थे। थेल्स किससे माने हैं? जल से, वाटर से। ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस आए, वो नंबर से माने। उसके बाद हेराक्लाइटस आते हैं, अग्नि से मानते हैं। ये सारी चीज़ें चलती आएगी। तो 9 स्कूल, इसकी डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा तो बहुत लंबा लगेगा। पहले हम डायरेक्ट आप लोगों को एक फ्लो चार्ट देकर अब मुद्दे पे आ जाऊँगा। इसको बोलते हैं क्लासिकल एज ऑफ फिलोसफी। इसे गोल्डन एज ऑफ फिलोसफी बोलते हैं। इसमें 3 है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और इन सब का गुरु सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर आप लोग कहते हैं। ठीक है।
और शुक्रोत्तर युग में 3 स्कूल हुए, प्लूटोनिक, स्टोइक। ठीक है, ये चीज़ें हैं, अभी अभी कार्यकाल से दिखाऊंगा। मिडल फिलोसफी में अंगस्टीन, एनसेलम, एक्विनास। एक्विनास, ठीक है, ये 3 भागों में बट जाएगा। रैशनलिस्ट, बुद्धिवादी, इसके अंतर्गत 3 आएंगे। डी, एस, एल। डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज। दूसरी साइड आएगा अनुभववादी, इम्प्रेसिज्म, लॉक, बर्कले, ह्यूम। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने वाला महान विद्वान वह है इमैनुअल कांट। रियलिटी मेरे से भी कोई पूछे कि संपूर्ण वेस्टर्न फिलोसफी में सबसे चहेते और उत्कृष्ट फिलोसोफर कौन है, तो मैं कहूँगा इमैनुअल कांट। इनके जैसा कोई नहीं था। लोग कहते हैं ना कि जीवन में यदि डिसिप्लिन रहे तो बहुत कुछ किया जाता है, तो इनके बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है। कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी को 4-5 चीज़ों में बांटा जाता है। एक यहाँ पर छूटे छटके एक आते हैं और एक थिंकर हैं जिनका नाम है हेगल। संपूर्ण यह रियलिटी ये है कि हेगल की फिलोसफी में जो जो कमियां थी, जहाँ जहाँ से कमियां उठी, उसी को दूर करने में पूरा कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी खड़ा हो गया। किसी ने एक परमाणुवादी तर्कवादी में एक इस लोग को बोलते हैं विश्लेषणात्मक दर्शन में मूर, रसेल, बेटिंगस्टीन। ठीक है, वो दूसरा आया अस्तित्ववादी। ये 2 प्रकार के हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिनोमिनोलॉजी एडमंड हुसर्ल का आता है। ये सारे उपयोगितावादी, ये सारे स्कूल हैं। तो ये तो आपको फ्लो चार्ट के रूप में एक ओवरऑल दे दिए। एक चीज़ और है कि इसको समझने के लिए एंसेंट के संदेह करो तो जाने, एक श्लोकन वाक्य है कि आश्चर्य करो तो जानो, सॉरी, आश्चर्य करो तो जानो, आश्चर्य करो तो जानो। ये फिलॉसफी ये क्या है कि धर्म पर आधारित डार्कनेस पीरियड ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है। इसको कहा जाता है विश्वास करो तो जानो, इसको कहा जाता है संदेह करो तो जानो, और इसका है कि तर्क करो तो जानो। ये स्टेटमेंट है, याद रखेंगे तो आगे पढ़ने में सावधानी होगी। आगे देखते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा छोटा छोटा है। आपको एक फ्लो चार्ट बहुत अच्छा मिला मुझे। सोफिस्ट थे, सोफिस्ट क्या थे, अब इसको मैं पढ़ाने एक सीरीज बता देता हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ। प्री सोक्रेटिस सोफिस्ट, देखो हेराक्लाइटस थे, इसके ही के बारे में बात कर रहा था मैं। ठीक है, उसके बाद सुकरात है। सोफिस्ट क्या थे, तो सोफिस्ट वो लोग थे जो पैसा लेके शिक्षा देते थे। ठीक है, सुकरात क्या थे, तो ये पैसा लेके नहीं देते थे, लेकिन हाँ तार्किक डायलॉग मेथड से देते थे। ये प्लेटो एरिस्टोटल बताए। इस अरिस्टो के बाद 3 स्कूल हुए, एपिक्यूरियस, स्टोइक, स्टेकिपिट्स। ये ही इसी चीज़ की हम बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा कहा देखिए, संत अंगस्टीन, स्कॉलिस्ट, ये पूरा फ्लो चार्ट आप एक बार जरूर देखिएगा। देखिए ये हेगल की फिलॉसफी, मैंने कहा ना कि कांट के बाद ये हेगल की फिलॉसफी पूरी की पूरी मार्क्स को जन्म दिया, मार्क्सवाद को जन्म दिया। ठीक है, जो जो डायलेक्ट पूरी की पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी कहीं ना कहीं कांट की गलतियों ने हेगल को बनाया। ये दोनों जर्मनी के दार्शनिक हैं। ठीक है, ये चीज़ें जर्मनी के दार्शनिक है। जब फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर पढ़ाऊँगा। दिल से पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा समय मिल जाता है ना तो ज़रूर पढ़ाऊँगा, इसको कवर करूँगा। यहाँ पर फ्लो चार्ट को एक बार समझाऊंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि एमसीक्यू करो, तो एमसीक्यू पे है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, टाइमलाइन की चीज़ें हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद से हम लोग देखो 2-3 है, ये भी पूरी की पूरी उसी पर आधारित है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए। अब ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कांट कौन थे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में तो बहुत काम मिलता है यार, हिंदी मीडियम के लोगों के लिए ना ऑथेंटिक काम बहुत कम है। कोशिश कर रहा हूँ कि बता सकूँ। जैसे कि कांट के अनुसार ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कांट के अनुसार यद्यप हम प्रत्यक्ष परमार्थ का अनुभव नहीं कर सकते, अतीन्द्रिय प्रत्यय की विशेष श्रेणी फिनोमिना और नामिना
के बीच की सेतु का कार्य करती है। तर्क क्या है? प्रत्ययों को अतीन्द्रिय कहा जाता है क्योंकि वे केवल तर्क बुद्धि की उपज होते हैं और न कि मानस की संवेदना के साथ अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तीसरा है, वे सर्वप्रथम अनुभव से एकीकृत कर दिए देते हैं या संभव बना देते हैं। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है, ये पूरी की क्या है कि इसका आंसर भी मैंने दे दिया। ये देखो, किताबों का नाम बहुत याद रखिएगा। कांट ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, इनकी दो किताबें बहुत फेमस है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, प्योर रीजन और प्रैक्टिकल रीजन। ठीक है, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया है कि अतीन्द्रिय प्रत्ययवाद की स्थापना करता है। इनको समीक्षावादी दार्शनिक भी कहा जाता है। समीक्षावादी दार्शनिक भी कहा जाता है। समीक्षावाद क्यों कहा जाता है? कि उन्होंने अनुभववाद और बुद्धवाद के दोनों ने के जो गलत बोल रहे थे कि ज्ञान कहाँ से आता है, दोनों को सही करने का काम किया, समीक्षा करने के। वह परमार्थ, अब देखते हैं यहाँ पर, वह परमार्थ या स्वलक्षण वस्तुओं और आभास या अनुभूति ज्ञान में भेद करता है। उनके अनुसार परमार्थ अनुभव नहीं किया जा सकता है, उन्हें संवेदनाओं के स्रोत के रूप में जाना जाता है। मतलब देखिए, यदि यहाँ से हम देखें तो ए और आर दोनों सही है। पहले ए से हम करवा देते हैं, मैंने डायरेक्ट आपको आंसर पढ़ के समझाने लगा। ठीक है, ये पूरा देख लीजिएगा, अब आगे से हम उस चीज़ों को करेंगे। यहाँ पर पूरा लिख दिया है। ठीक है, स्वतः संबंध है, अतीन्द्रिय प्रत्ययों की विशेष श्रेणी फिनोमिना है, परमार्थ है, और नॉमिना व्यवहार के बीच में सेतु का कार्य करती है। कांट में अपने दर्शन में तर्क बुद्धि से उत्पन्न प्रत्ययों को अतीन्द्रिय माना क्योंकि संवेदना से उत्पन्न नहीं होते हैं। इस तरह ए और आर दोनों की व्याख्या कंप्लीट आपको आंसर मिल गया है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि ये तरीका आपको सही लग रहा है, गलत रहा है, या सुधार करना है, या क्या करना है, तो फिर मैं सुधार कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन है। एपोक विषय, ये पूरा का पूरा आप थोड़ा सा देखेंगे तो कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी में एक फिलॉसफी होती है फिनोमिनोलॉजी। ठीक है, इसके संस्थापक वो हैं एडमंड, जो इसको बढ़ाते हैं वो एडमंड हुर्सल हैं। ठीक है, तो उससे पूछता है ये है और इसको मिलान करना है। इपॉक क्या है? विषयानुपक्षी चेतना है। आइडक्स क्या है? अनुभविक और तत्वमीमांसी परिकल्पनाओं का स्थगन है। अंतर्बोध क्या होता है? अपरिवर्तित संरचना। निष्क्रिय संभावनाओं का पुनः स्वामित्व का एक ही बार से पुनरीकरण। तो इसमें पूरा मैच द फॉलोइंग कह रहा है। ठीक है, तो एक चीज मिला लेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इपोक क्या है? विषयापेक्षी चेतना है, यानी इसका देखिए ये डी वाला पोर्शन क्या सही है। अब देखो मैं कैसे पढ़ना है, इसीलिए मैंने पूरा आंसर ही दे दिया। आप लोग करते क्या है, ऐसे मिला के छोड़ देते, मत करो भाई, पढ़ो। हाँ देखो, जैसे डी में क्या है, इपोक का क्या मतलब होता है कि अनुभविक और तत्वमीमांसीय परिकल्पनाओं का स्थगन। ठीक है, इसको इपॉक के अंतर्गत है। आइडक्स क्या होता है? अपरिवर्तित संरचना होती है। अंतर्बोध क्या होता है? निष्क्रिय संभावनाओं का सक्रिय स्वामित्व और एक ही बार में उनका पुनरीकरण होता है। नोएसिस क्या होता है? विषयापेक्षी चेतना। ये आपको पूरी डिटेल ऐसे पढ़ा करो, इस तरीके से हर क्वेश्चन को टेकल करोगे ना, एक अलग ही ट्रिक में आपको पूरा का पूरा सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीत्शे की स्थिति का उपर्युक्त में से उपदेयक होता है? पहला क्या है कि वे सत्यता की इच्छा को शक्ति की इच्छा के बराबर ठहराते हैं। बी, अच्छे और बुरे के बीच का विभेद शक्ति की इच्छा पर आधारित होता है। सी, अच्छे और बुरे के बीच का विभेद विषयानिष्ठता से में बद्धमूलक होता है। डी, सभी प्रकार के जीवन और सभी प्रकार की प्रसन्नता की इच्छा के द्वारा
शासित होते हैं। अब ये चारों विकल्प को देखो, ठीक है। अब आप लोग क्या करते थे, अच्छा मान लो कि ये सही है, ठीक है, उसके बाद आप नहीं पढ़ते थे, नहीं ऐसे नहीं पढ़ना है भाई, ठीक है। देखो इसमें केवल एक और दो सही है और सी और डी, इस तरीके से जब प्रश्न हो तो पहला देखा जाता है कौन गलत है, ये ढूंढा ही नहीं जाता है कि कौन सही है। कभी भी इस तरीके के प्रश्न है तो ये मत ढूंढो कि कौन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि एक चीज है, ठीक है। अब यह नित्य के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो सी है ये गड़बड़ है, जहाँ उसके बाद आंसर ही नहीं खोजना है, सी गलत है, यानी गलत ढूंढे, मैंने बताया कि गलत ढूंढिए तो ये गलत पता है, तो सी ये गलत है। वैसे आंसर पूरा मैंने लिख दिया है कि आंसर क्या है, नित्य की शक्ति की इच्छा शक्ति, विल टू पावर, सिद्धांत के अनुसार कथन ए बी और डी सही है, सी गलत है। क्यों गलत है, अब ये जानते हैं क्यों गलत है। क्योंकि अच्छे बुरे का विभेदीकरण वस्तु की आवश्यकता के अनुसार होता है, न कि इच्छा के अनुसार, ठीक है, ये इसीलिए गलत है सी, ठीक है। अब इस तरीके से आप देखेंगे तब क्वेश्चन बनेगा, जैसे देखिए यहाँ पे भी है। अब फिर इसी से लिखते हैं कि अस्तित्ववादी, मतलब ये इसी का स्टेटमेंट है, ईश्वर मर चुका है और ईश्वर का मर जाना ही सही है। अब फेडरिक निश्चय, अब देखिए विकल्प वाला आ गया, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और मैंने कैसे करना है वो तरीका आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि एक दिन में 500 क्वेश्चन मत करो, 5 क्वेश्चन करो, उसको 50 तरीके से करने का प्रैक्टिस करो, बुझ लो, मत करो ज़्यादा। आराम से दूसरे भी काम है भाई, ये ऑटोमेटिक, क्योंकि ये तरीका सीखेंगे ना, ये क्रिएटिव आइडिया होती है, तो आपको ये 1 महीने के बाद पता चले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जब ये आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो ऑटोमेटिक आप आगे क्या बनेंगे, ऑटोमेटिक आप सोच लेंगे। फेडरिक नीत्शे अपने विचारों को किस प्रकार से सुस्पष्ट बनाए, विलियम जेम्स इच्छा की शक्ति, सी एस पियर्स तार्किक अन्वेषण, एडमंड हुसर सत्यता का अर्थ। देखो ये एक चीज तो सीधा सत्य की सत्यता का अर्थ, किसी में से आप आराम से एक भी इसमें से जानते होंगे तो आराम से खटाक से मार ले जाएंगे, लेकिन ये भाई नहीं करना है, ये हमें चारों को जानना है। चारों विकल्प देखिए, चारों विकल्प यहाँ पर लिखा हुआ देखिए यार। फेडरिक नीत्शे किससे संबंधित है, इच्छा की शक्ति से। विलियम जेम्स किससे है, सत्यता का अर्थ से संबंधित है। सी एस पस क्या है, अपने विचारों को किस प्रकार सुस्पष्ट बनाया जाए, इससे संबंधित है। एडमंड हुसर किससे तार्किक अन्वेषण से। आप लोग क्या करते हैं, सीधा देखिए, आप लोग मुझे भी पता है कि आप लोग इसको जरूर जानते हैं, सत्यता का अर्थ किताब विलियम जेम्स का। अब इसमें से आप खोजने लगे, मत कर भाई, प्रैक्टिस के दौरान ये तरीका अपना के देखिए, 10 दिन आप प्रश्न कैसे उत्पन्न होते हैं उसके भाव को जान लेंगे। इसलिए कहता हूँ कि एमसीक्यू में हमेशा विकल्प के मतलब चारों डायमेंशन को 40 तरीके से सोचो, 10 ही बने छोड़ दो, 10 के बाद मत करो, क्योंकि ये 10 आपको 400 क्वेश्चन की नींव तैयार कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक के द्वारा प्रत्ययवाद का खंडन किया गया। इस तरीके पूरे यूट्यूब पर इस तरीके से कोई सॉल्व नहीं करवाएगा, क्योंकि 95% बेड़ा गर्क किए पड़े हैं छोटे छोटे उठा के। आप कंसेप्ट पढ़ भाई, कंसेप्ट बताओ। देखो मैं हमेशा बताऊं कि एक टॉपिक में पर आप 100 फैक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये 100 फैक्ट मिलकर एक कंसेप्ट नहीं बना सकते हैं, जबकि एक कंसेप्ट 1000 फैक्ट तैयार कर सकता है। इस पीढ़ी पे चलो, जिनको पसंद होगा, देखो सिलेक्शन वैसे भी कितने जयरब कितने परसेंट होता है, 5 से 7%। जैसे 100 लड़के हैं तो 100 में से फॉलो करते हैं 10%, ठीक है। 10% ही 90% ये सोचते। मैं भी 400 500 बच्चों को पढ़ाता था, तभी भी मुझे ये चीज़ था, आज भी है कि
100 में से मुश्किल से 10% फॉलो करते हैं, इसमें से 5 से 7% JRF हो जाता है। और दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है ना कि आप कितना इस मेथड किस तरीके से यूटिलाइज कर ले जाते हैं। और कोई कैसे बताता है ना, हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि एक बार फॉलो करके देखो कंसेप्ट टू फैक्ट, ऑटोमेटिक बहुत कुछ होगा। निम्नलिखित किस दार्शनिक के तो प्रत्ययवाद का खंडन किया गया है? मूर, रसेल, बर्कले। देखो अगला क्या है, अब इसमें से मूर, रसेल, बर्कले। अब तुम सीधा ये ढूंढोगे कि कौन है। यहाँ पर देखिए आपको कैसे करना है। समकालीन भारतीय दर्शन में मूर, रसेल और RV पियवेरी ने प्रत्ययवाद का खंडन किया है। ये BK लाल की किताब आती ही है, एक ही किताब ही है हिंदी में, ठीक है। यानी प्रत्ययवाद का खंडन किन्होंने किया है, आपको पूरा का पूरा एक सार दे दिया कंसेप्ट का। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तर्क तार्किक प्रत्यक्षवादी ने इस आधार पर सत्यापन की पुष्टि से प्रतिस्थापित कर दिया है कि हालांकि सार्वभौमिक नियमों का स्थापना नहीं किया जा सकता है लेकिन उनकी पुष्टि की जा सकती है? कार्नाइफ, एयर, सिल्क, WVI क्वाइन। देखो यहाँ पे आप आराम से जो भी आप करेंगे कि आंसर सभी लोग जानते हैं कि ये होगा कार्नेप, लेकिन इसको पढ़ना कि पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कार्नेप जो तार्किक प्रत्यक्षवादी हैं, ये कौन से दार्शनिक की एक फैक्ट ये यहाँ से बन गया उसका, ठीक है। कि कौन से प्रत्यक्षवादी हैं, जब भी आएगा तार्किक प्रत्यक्ष में आपको आ जाएगा। ने इस आधार पर सत्यापन की पुष्टि को प्रतिस्थापित कर दिया। उनके अनुसार सार्वभौमिक नियमों का स्थापना नहीं किया जा सकता है लेकिन उनके लिए पुष्टि कन्फर्मेशन की चीज़ों को किया जा सकता है। देखिए आपके कई चीज़ें बताई। अगला है कि वह सत्ता जो निरपेक्ष है, तार्किक संयोजकता के साथ एक सशक्त विचार पद्धति है, इस मत का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए आप पूरा का पूरा तार्किक संयोजकता का के साथ सशक्त विचार पद्धति किसको दिया जाता है? आपका पूरा कंसेप्ट है भाई। हेगल, बर्कले, आप आराम से इसका नाम जानते होंगे, ठीक है कि हेगल है, ठीक है। लेकिन आपको पूरा इसके बारे में जानना होगा। मूर, स्पिनोजा, हेगल जो निरपेक्ष प्रत्ययवादी के कम संपूर्ण कंटेम्प्रोरी वेस्टर्न फिलोसफी, हेगल की छोड़ी हुई छोटी छोटी गलतियाँ। कहा जाता है ना कि इंटरव्यू दो तरीके से होता है, एक हम जैसे चाहते हैं वैसे, और एक जो इंटरव्यूअर चाहता है वैसे। तो इसमें क्या होता है कि हर क्वेश्चन के आंसर में एक क्वेश्चन छोड़ दो, आदमी दूसरा क्वेश्चन खड़ा कर जाएगा, इसी में से अगले भी एक छोड़ो, ये फिर उसी तरीके से, ये अपना तरीका होता है। तो इसी तरीके को आप MCQ को सॉल्व करने में लगाओ, ठीक है। आप कंफर्टेबल जोन में रहोगे और बहुत सी तैयार होगा। तो हेगल ने वही किया कि हेगल ने जहाँ जहाँ अपने दर्शन में गलतियाँ छोड़ी, उसी को सुधारने में संपूर्ण कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी खड़ी हो गई। जैसे हेगल की ही फिलोसफी से मार्क्सवाद है, कार्ल मार्क्स का है, ठीक है। मूर, बर्टेल, रसेल, हेगल ये यहीं से आते हैं। अस्तित्व सारी की सारी फिलोसफी जोड़ी जा सकती है। तो ऐसे कनेक्टिविटी करके देखिए। अगला क्या है कि हेगल की निरपेक्ष प्रत्ययवाद का समर्थक है जो सत्ता को तार्किक मानते हैं। उनके साथ सत्य ही बोध है और बोध ही सत्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। UPSC 2021 में यही क्वेश्चन उठा के पूछ दिया गया था। ऐसे में 125 नंबर का, 250 नंबर का होता है, उसमें से ये आराम से कर ले जाएगा। कोई भी फिलोसफी, ये स्टेटमेंट भी पूछ देता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। आप ये कौन से दार्शनिक के निरपेक्ष प्रत्ययवादी हैं। तो आपको देख रहे हो, एक ही में से कई ठो उनके अनुसार वह सत्ता जो निरपेक्ष सत्ता है, तार्किक संयोजकता के साथ एक सशक्त विचार पद्धति है। एक फैक्ट, दो फैक्ट, तीन फैक्ट, चार, पाँच, पांच फैक्ट ये क्वेश्चन में बन रहा है भाई। अब इस तरीके ये 5 फैक्ट मिला के आपको 50 लॉजिकल तर्क खड़ा कर देंगे। ऐसे पढ़ो। उनका है कि हुर्सल के फिनोमिनोलॉजी अपरिचय। देखो एक चीज़ बता देते हैं, फिनोमिनोलॉजी के दो है, एक को बोलते हैं इपोक और दूसरे को बोलते हैं रिडक्शन। ये क्या है कि चेतना विषय अनुपक्षी होती है।
यानी चेतना को शुद्ध रूप में बदल जानने के लिए ये पूरी मेथड है। तो बाहरी चीज़ों को दूर करने में इपोक का काम होता है, और अपचयन क्या करता है कि आंतरिक जो इम्प्योरिटी है उसको दूर करने का काम करता है। इसके 3 स्टेज पे है, ठीक है, तीनों का अलग अलग नाम है, तीनों शुद्धिकरण क्या करती है। तो वही है कि अपचय जैसे रिडक्शन के रूप में जाता है। शुद्ध अव्यक्तिक चेतना द्वारा उत्पन्न अर्थों की जांच करता है, जगत की वस्तुओं की जांच करना, व्यक्तिक संरचनाओं के अर्थ की जांच करना। शुद्ध अव्यक्तिक चेतना द्वारा उत्पन्न अर्थों को अस्वीकृत करना, मतलब इंटरनल चीज़ों को अस्वीकृत करते हुए आगे बढ़ना। देखिए आया ना, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक, अब यहाँ पर पूरा पढ़िए। हुर्सुल चेतना को आंतरिक विकारों से मुक्त करने के लिए 3 स्तरीय उल्लेख करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बताया, यहाँ पर 3 लेख बताया, ध्यान से अब देखिए ये तीनों क्या हैं अपचयन, जिनमें से प्रथम को सांस्कृतिक अपचयन कहा जाता है, जो मनोवैज्ञानिक साहचर्य से चेतना को मुक्त करने की विधि है। इसका उद्देश्य शुद्ध अवैज्ञानिक चेतना द्वारा उत्पन्न अर्थों की जांच करना है। इसके अतिरिक्त तात्विक अपचयन और मूर्तकल्पी अपचयन द्वितीय और तृतीय स्तर पर इसको समाप्त किए जाते हैं। रिसोर्स भी है BK लाल। अब देखो 100% ऐसे पढ़ो ना, देखो एक बार 100 क्वेश्चन पढ़ो, पूरा का पूरा वेस्टर्न फिल कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी तैयार हो जाएगी। 500 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तरीका तो सही अपनाना होगा। क्या देखिए कि वाक क्रिया सिद्धांत के संदर्भ में एक कथन है कि मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि कृष्ण निर्दोष है। ये क्या है, निष्पादक वाक्य, वचन कर्म, निरर्थक कर्म। अब देखिए ये पूरा डिटेल पढ़िए कि मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि निर्दोष है। एक निष्पादक वाक्य है, तो निष्पादक वाक्य किसे कहेंगे, ठीक है। वाक्य क्रिया सिद्धांत में निष्पादक वाक्य वे हैं वाक्य हैं जिनका उच्चारण स्वयं में एक क्रिया का निष्पादन करना है। प्रस्तुत कथन में कृष्ण को निर्दोष साबित करने की क्रिया हो रही है, ठीक है। देखिए ऐसे पढ़ना होगा। अगला है कि हाइडेगर की डेसिन डसाइन की स्थापना के संदर्भ में लिखित में से कौन सा सही है। प्रामाणिक आत्मा द सेल्फ, अप्रामाणिक आत्मा वन सेल्फ, प्रामाणिक आत्मा फॉलन सेल्फ, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अप्रामाणिक आत्मा द सेल्फ यानी ये डी वाला सही है। हाइडेगर ने डेसिन का आशय मानव अस्तित्व से इसकी संकल्पना के संदर्भ में डेसिन को अप्रामाणिक आत्मा दे सेल्फ कहा जाता है। 100% हो गया। आज आपको 10 क्वेश्चन करवाया, ठीक है। यहाँ से आपको ये 100 क्वेश्चन के MCQ मिल गए, ठीक है। ये करिए 10 क्वेश्चन करिए, लेकिन उसको 100 तरीके से सोचिए, ऑटोमेटिक सफलता मिलेगी। यदि आपको समझ में आया, अच्छा लगे, तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें 250 MCQ क्वेश्चन है, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। यदि आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहेगा तो डिस्कस करूंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा। तो आज के लिए यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।